हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास शेयर्स के सम कंप्लीट किया था मैंने, उसके पहले हमने गुडविल कंप्लीट किया था। आज कंबाइन कर देते। लेक्चर नंबर 6 कॉम्बिनेशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स बोथ, मतलब सब में गुडविल भी पूछा जाएगा, सब में शेयर्स भी पूछा जाएगा। तो ऐसे सम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एक बार देखते हैं। अब तक फर्स्ट सम ये कंप्लीट हुआ था, बराबर। सेकेंड सैंडविच पिज़्ज़ा, उसके बाद आपने पीयूषा कंप्लीट किया है, फिर आपने वरधि कंप्लीट किया हुआ है, फिर विष्णु वाला सम कंप्लीट किया था। ये सब थे आपके गुडविल वाले। फिर हमने शेयर्स चालू कर दिया, बराबर। शेयर्स के समय ना, अच्छा ये भी गुडविल ही है, हाँ, प्रोग्रेसिव भी गुडविल। उसके बाद हमने शेयर्स चालू किया था, इंट्रिंसिक वैल्यू या असेट बैकिंग मेथड या तो नेट असेट मेथड, बराबर है। फिर उसी के बाद यील्ड मेथड, जिसका अर्निंग मेथड भी नाम है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, ये भी हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर यही सेम शेयर्स वाले सम्स थे। तो अब तक आपने इतना सम्स कंप्लीट किया है, ये सब कर लिया था। पिछली क्लास में अपने 4 सम्स किया था, यस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जरा सम देखते क्या दिया है। सेम बैलेंस शीट वगैरह सब दिया हुआ है। यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब शेयर्स वाला सम हो गया। यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, इग्नोर टैक्सेशन। तो क्वेश्चन पढ़ के तो समझ में आ रहा है ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि शेयर्स का सम है। बट और थोड़ा ऊपर आ जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं गुडविल का वैल्यूएशन मिलेगा। गुडविल शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू खाली उतना रहता है तो अपन क्या करते, असेट माइनस लायबिलिटीज, उसमें से प्रेफरेंशियल कैपिटल माइनस कर दे, नशा आ जाता, नशे को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दे, आंसर मिल जाता, बराबर एक एरिया। बट इधर गुडविल भी आ गया है, तो सबसे पहला मेरे को गुडविल सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट से। अब गुडविल सॉल्व करने का और स्टॉप नहीं करना है। नॉर्मली हम लोग गुडविल के समय गुडविल सॉल्व करके छोड़ देते थे, बट ये तो एक कॉम्बिनेशन है। तो पहले गुडविल सॉल्व इसलिए कर रहे, अगर आप देखो ध्यान से तो क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है, दिया है। तो शेयर्स वाले सम में कैपिटल एम्प्लॉयड जब भी आप लिखते हो असेट माइनस लायबिलिटीज, तो उसमें गुडविल लिखा जाता है। गुडविल वाले सम में गुडविल लिखते नहीं है क्योंकि फाइंड करते। लेकिन जब इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते श्रावणी, इसका मतलब उसमें गुडविल लिखना होता है, इन्वेस्टमेंट लिखना होता है शेयर्स वाले सम में, तो इधर गुडविल लिखना है। तो हम पहले गुडविल फाइंड करेंगे और ये वैल्यू और वो वैल्यू कंपेयर करते, विच एवर इज हायर। इन शॉर्ट जो नया गुडविल का वैल्यू आया वही लिखना होता है। जैसे नॉर्मली अपने को बोला जाता है कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग का 3 लाख इधर है, बट मैं बोल रहा 2 लाख, तो अपने को 2 लाख ही लिखना पड़ेगा, रीवैल्यूड फिगर। तो वैसे ही ये गुडविल बैलेंस शीट में दिया है और हमने नया गुडविल फाइंड किया, तो हमको शेयर्स के सम में जो आप गुडविल फाइंड करते हो कैपिटल एम्प्लॉयड में, वो गुडविल लिखना होता है। बस यही होता है कॉम्बिनेशन का मेथड। कॉम्बिनेशन में गुडविल फाइंड करेंगे, क्यों? क्योंकि उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में लिखना है, बस इसलिए। जब इधर गुडविल आप फाइंड करें तो इधर भी कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हो, लेकिन क्या इसमें अपन गुडविल लिखेंगे? गुडविल के सम में गुडविल लिखा नहीं जाता है, इन्वेस्टमेंट लिखा नहीं जाता है। लेकिन वही जगह पे जब हम शेयर्स वाले सम करते हैं तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे, तो इसमें गुडविल लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। समझ में आया? बस यही ट्रिक अगर समझ गया तो आपका कॉम्बिनेशन का सम हो जाएगा। डन। चलिए तो फिर सबसे पहला क्या सॉल्व करने वाले हो? गुडविल। कौन से मेथड से बोला है? सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट, बराबर। कितने ईयर का परचेज है? 3 ईयर्स का। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एफएमपी माइनस एनपी। एफएमपी मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, बराबर। तो जब भी गुडविल का सम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, असेट माइनस लायबिलिटीज। चलिए तो असेट माइनस लायबिलिटीज स्टार्ट करते हैं।
एडजस्टमेंट देखते हैं। असेट्स आर रीवैल्यूड एज फॉलो। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी कुछ दिया नहीं, इधर कुछ तो कुछ वैल्यू रहेगा, मतलब टाइप नहीं हुआ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल इज 10%, मतलब एनआरआर 10% दिया है गुडविल टू बी वैल्यूड। द एवरेज एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज फिर बाद में दिया है 40% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड इन द बिल्डिंग आर ट्रीटेड एज नॉन ट्रेडिंग एसेट बिकॉज ऑफ रेंट ऑफ रुपीज 15,000 इज कलेक्टेड एनुअली फ्रॉम द बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है कि जो भी तुम्हारा बिल्डिंग है इसमें जो 40% है ऑफ द मनी इन्वेस्टेड इन द बिल्डिंग इज ट्रीटेड एज नॉन ट्रेडिंग एसेट। नॉन ट्रेडिंग मतलब बिजनेस का नहीं है, पर्सनल है। गुडविल के सब में पर्सनल चीजें लिखते क्या अपन, हम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिखते? क्या अजीम कहते हैं इन्वेस्टमेंट तो पर्सनल है, इसलिए गुडविल के सब में अपन इन्वेस्टमेंट लिखते हैं क्या? गुडविल ही कैलकुलेट कर रहा हूं मैं अभी। तो गुडविल में लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है? 3 लाख। तो क्या मैं 3 लाख लिखूंगा क्या? सर इधर तो दिया ना 2 लाख वैल्यू लिखने के लिए, तो सर 2 लाख वैल्यू लिख दो। बोलूँगा यस हम 2 लाख लिखेंगे, पर थोड़ा ध्यान रखना 2 लाख में भी कितना परसेंट अपने को लिखना पड़ेगा? 40% नॉन ट्रेडिंग है, तो बचा कितना? 60% वैल्यू। तो 2 लाख का 60% वैल्यू। बाउंसर नेहा, बाउंसर 3 लाख 2 लाख, तो इधर कितना लिखने का? 2 लाख ही लिखना था, 2 लाख ही लिखता मैं। लेकिन एडजस्टमेंट दिया है कि जो भी बिल्डिंग है उसमें 40% नॉन ट्रेड है, तो 2 लाख का 40% मतलब 80,000 नॉन ट्रेड है। तो ट्रेडिंग कितना है? 1,20,000। तो इधर कितना आएगा? 1,20,000 आएगा। समझा? नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीन। यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया नहीं है, वहाँ पे 6,50,000 अगर कुछ रहेगा तो वही सेम वैल्यू शायद वहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे 7.5 लाख रुपया बोला है मतलब उसका वैल्यू 7.5 लाख है। क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है, 7.5 लाख रहेगा मतलब वो 7.5 लाख है। ठीक है, ओके। और कोई असेट पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। इन्वेस्टमेंट 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट कॉस्ट 90 फेस वैल्यू 80। लिखना है कि नहीं लिखना है? क्यों? गुडविल में लिखते? वेरी गुड। फिर कैश, समझा? गुडविल के सम में इन्वेस्टमेंट आता नहीं है, तो इतना ही असेट्स है। इसके लिए यश हम लोग टोटल करेंगे 1 लाख 8 लाख 8 13 लाख 13 17 लाख 17 लाख 70 70 17 18 लाख 30,000। स्मार्ट, समझ में आया ये? आप लोग कैलकुलेटर भी नहीं कर पा रहा है। लायबिलिटीज में जाएंगे। लायबिलिटीज में कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, डिबेंचर्स आएगा, और कुछ आएगा क्या? नहीं। 30,000, 2.5 लाख और 2,40,000 क्रेडिटर्स आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया, डिबेंचर्स आ गया। 2 लाख 4 लाख 4 लाख, मैं भी वही बोलने वाला था। 18 में से 5,30,000 माइनस करेंगे 13,10,000, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अरे समझा ये? अब कैपिटल एम्प्लॉयड आने के बाद असेट माइनस लायबिलिटीज हो गया है। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, 13,10,000 कितना परसेंट? 10%। तो इसका 10% 1,31,000। नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 1,80,000। एवरेज प्रॉफिट 1,80,000, 1,80,000। इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट था क्या? जो बिल्डिंग था 40% वो नॉन ट्रेड था, और उस पर हमको रेंट कितना मिल रहा था? तो क्या वो बिजनेस का है क्या इनकम? तो उसको इनकम में से निकालना पड़ेगा, तो लेस कर देंगे नॉन ट्रेड इनकम रेंट 15,000, क्योंकि 15,000 ही रेंट है ना। अरे समझा? उसके अलावा और एक चीज माइनस होगा, हाँ, टैक्स। क्या मैंने इस समय इन्वेस्टमेंट लिखा है? तो क्या मैं उसका इंटरेस्ट लिख सकता हूँ? गुडविल वाले सब में ये याद रखना है कि जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते हो तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं। बिल्डिंग नहीं लिखा तो उसका रेंट लिखा क्या मैंने? तो वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं लिखूंगा तो उसका रेंट भी लिखूंगा क्या? सॉरी, इंटरेस्ट लिखूंगा क्या मैं? नहीं।
तो 6.5 सॉरी 90,000 है। इंटरेस्ट 90,000 पे कैलकुलेट होगा कि फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? तो 80,000 पे 6% कैलकुलेट करेंगे, 4,800। 90,000 पे नहीं, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। अगर ये नहीं दिया रहता तो 90,000 पे ही कैलकुलेट होता। बात समझ में आया? और कुछ नहीं। 1,80,000 में 15,000 और 4,000 मतलब 19,800 माइनस कर दो, 1,60,200। आई गॉट FMP, आई गॉट NP, FMP माइनस NP 1,60,200 माइनस 1,31,000 रुपए आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा। सुपर प्रॉफिट तो गुडविल मिलेगा। कितने साल का परचेज? 3 साल, तो 3 × 29,200। समझा सम? ये तो हो गया गुडविल, बट मुझे ये नहीं करना था, मुझे तो इंट्रिंसिक वैल्यू करना था। सर ये किया क्योंकि मजबूरी था, ये करना पड़ा। अब हम आ जाते हैं इंट्रिंसिक पे। तो इधर भी कैपिटल एम्प्लॉयड पहला फाइंड करता हूँ, इंट्रिंसिक तो मेन है। अब इधर कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए एसेट माइनस लायबिलिटीज, ट्रिक दूंगा लास्ट में, अभी के लिए नॉर्मल। लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ था, पहले तो गुडविल फाइंड किया। कितना गुडविल आया? 87। इसमें और इसमें अपने को रीवैल्यूड फिगर लिखने का, कितना? 87,600। लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 2 लाख रुपए, क्योंकि शेयर्स वाले सम में ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग सब लिखते हैं। शेयर्स वाले सम में पूरा आता है, खाली गुडविल में ट्रेडिंग आता है, नॉन ट्रेडिंग। गुडविल रेपुटेशन है तो उसमें पर्सनल चीजें नहीं आएगी। शेयर्स सब चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें सब चीज आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है, नॉन ट्रेड सब लिखते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 2 लाख। यहाँ पे कितना है? 1,20,000। समझा ये? फिर लैंड एंड बिल्डिंग का प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 7,50,000। इन्वेस्टमेंट आएगा 90,000। स्टॉक जैसा है वैसे ही, डेटर्स जैसा है वैसे ही, कैश जैसा है वैसे ही। समझ में आया? तो इधर फ़र्क क्या आ गया? इसके अंदर आपने 80,000 और 87,600 बढ़ा दिया खाली, बाकी तो सेम ही रहेगा। ऐड कर दिया कैपिटल एम्प्लॉयड सॉरी लाइबिलिटी सॉरी असेट का टोटल ले लिया 20,87,600। अब लाइबिलिटीज़ में सेम लाइबिलिटीज़ रहेगा, कुछ भी बदला है क्या? सेम लाइबिलिटीज़ लिख दिया। 5,20,000, 5,20,000 ही है ना? माइन सबर अली है, ये हो गया। क्या मिला? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसके बाद हम लोग नशा फाइंड करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में से प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या? है। इसमें से 4 लाख रुपया क्या करूंगा? माइनस। मैंने इधर ही लिख दिया 4 लाख। तो मुझे क्या मिल गया? नशा मिल गया। वैल्यू पर शेयर कैसे निकालूंगा? नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कितने इक्विटी शेयर्स हैं? 90,000। 11 लाख डिवाइड बाई 90। समझा? इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं? समझ में आ गया? हाँ या बाउंसर? भावना तेरा नहीं पूछ रहा हूँ, बाकी सबको पूछ रहा हूँ। समझा सम? गुडविल एंड शेयर्स का सम कैसा है? समझ में आया? दोनों के कैपिटल एम्प्लॉयड में फ़र्क समझ में आया? 100%। जैसे दोनों के कैपिटल एम्प्लॉयड में फ़र्क है, वैसे दोनों के FM में भी फ़र्क आता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ तो उधर चलेगा ना, तो ये उसमें से माइनस होगा क्या? बस ये फ़र्क ध्यान में रखना है। क्या? हाँ ठीक है। हाँ रुक, बोल रहा हूँ तेरे को। हाँ हाँ बोल। लाइबिलिटीज माइनस असेट, you have to take internal liabilities minus fictitious asset। ना आपने एब्सेंट थे ना बेटा उस दिन की बात। हाँ यश की बात क्लियर करता हूँ कि सर इसका कुछ ऐसा बना के दो ना, उसमें क्या आने वाला है। एक काम करता हूँ, एग्जाम लिख के आ जाता हूँ ना, तू याद ही मत कर कुछ, मेरा दिमाग सिरा सर है, वो लिखेगा पेपर। कुछ तो दिमाग में भर, चिकना हुआ ना तब से खाली करके आया है। चलो वापस ध्यान देते। बेटा कुछ नहीं, मोगरा संभाल के रख, फेंक दिया। The company decided to value equity shares on the basis of business assets and liabilities. Enable valuation of shares. Following information is furnished. A certain value of fully paid and partly paid equity shares. कौन से मेथड से वैल्यू पर शेयर फाइंड करना है, पार्टली एंड फुल्ली?
तो यहाँ पे कौन सा मेथड एप्लीकेबल होने वाला है, इंट्रिंसिक वैल्यू या यील्ड वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू। वैल्यू पर शेयर फाइंड करने का सबसे इजी तरीका असेट बैकिंग मेथड ही होता है। असेट बैकिंग मेथड मतलब इंट्रिंसिक मेथड, और दूसरा कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड। ठीक है, फुल्ली पेड हो पार्टली पेड हो, वो सबसे इजी तरीका वही रहता है। अब उसके पहले गुडविल सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल दिया है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ पास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। कौन से मेथड की गुडविल है? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट भी नहीं है। अब जब सुपर प्रॉफिट नहीं है मतलब इधर कैपिटल एम्प्लॉयड भी गुडविल में नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट आने वाला है। और एवरेज प्रॉफिट कितने साल के लिए लेने बोला है? 4 साल। गुडविल कितने ईयर का वैल्यू करने का है? 2 ईयर्स के लिए। तो गुडविल नंबर ऑफ ईयर्स इनटू एवरेज प्रॉफिट बराबर है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, देख सकते हो 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ईयर नंबर 2011-12, तो प्रॉफिट 3,20,000, 3,60,000, 4,20,000, 4 लाख प्रॉफिट लिख लिया। अब क्योंकि ऐसा दिया मतलब एडजस्टमेंट रहेगा ही रहेगा, तो देखते हैं कुछ ऐसा एडजस्टमेंट है क्या। ऑल फिक्स असेट एक्सेप्ट गुडविल आर वर्थ 30% अबाव, इसका इससे कोई लेन देन नहीं है। स्टॉक इज ओवर वैल्यू ₹20,000 इन 31 मार्च 2015। एडजस्टमेंट स्टॉक के ऊपर है, वो बोलना चाह रहा है 2015, भाई 2015 की बात है। स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाय, हमने स्टॉक का वैल्यू ज्यादा दिखाया है कौन से ईयर में? 2015 में। स्टॉक क्या है आपका? असेट का वैल्यू ज्यादा दिखाया मतलब फायदा हो गया, हाँ या नहीं? स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाय ₹20,000 का मतलब तुमने 2015 में, ये मत देखना, इसको बाद में डिस्कस करता हूँ। आजा भाई, स्टॉक यहाँ पे, ये सब स्टॉक इज ओवर वैल्यू का मतलब क्या है कि आपने स्टॉक का वैल्यू ज्यादा लगा दिया है 2015 में, यहाँ पे बराबर। ज्यादा लगा दिया मतलब तुमने प्रॉफिट ज्यादा दिखाया है। अगर नहीं लगाते तो प्रॉफिट कम ही होता, तो क्या करना पड़ेगा? कितना वैल्यू ज्यादा लगाया है? 20,000। ये समझ गया? चलिए, तो हमको 2015 के प्रॉफिट में 20,000 कम करना है। ये समझा सबको? एनी डाउट? चलिए, बाद में वो एनिमेशन में आ जाएगा, अभी तक समझ में आ गया। तो ये 20,000 अपने को लेस करना है। आगे ₹4,000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर आर बैड एंड आर टू बी रिटर्न ऑफ। 4,000 रुपये बैड डेट से और वो रिटर्न ऑफ करने का, उसका प्रॉफिट से कोई लेन देन है क्या? 4,000 रुपये बैड डेट है और राइट ऑफ कर दो, कम कर दो, निकाल दो। ये बोलना चाह रहा है किस में से निकालो? डेटर्स में से निकालो। असेट का वैल्यू कम करने बोल रहा है, हाँ या नहीं? फायदा कि नुकसान? कौन से ईयर का? कहाँ बोला है? ऐसा कैसा जजमेंट लगा देने का? ऐसा जजमेंट नहीं लगाने का। उसने बोला है 4,000 रुपये, ईयर बोला है तो अपन ईयर में ही सॉल्व करते हैं। ईयर नहीं बोला है तो हम एवरेज निकाल के फिर पर्टिकुलर सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर वो ईयर का है तो पर्टिकुलर ईयर में सॉल्व होगा। अगर उसको ईयर नहीं दिया है ना, तो आपको क्या करने का? एवरेज निकाल के फिर अगर एडजस्टमेंट सॉल्व करना है तो कर सकते हो। आप सबको ऐसा पर्टिकुलर ईयर में नहीं दे सकते हो, समझा क्या? जब मैं बोल रहा हूँ कि 2011 के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट, तो 11 के प्रॉफिट में कर सकता हूँ। 2012 के प्रॉफिट में तो 2012 के प्रॉफिट में करूँगा। बोलूँगा ये एडजस्टमेंट है, लेकिन कोई भी ईयर नहीं दिया है, तो मैं मेरी जेब से कोई पर्टिकुलर ईयर में जाके एडजस्टमेंट जो सॉल्व नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा? इधर एवरेज निकालूंगा। एवरेज का मतलब क्या हो गया? सब साल का एवरेज ले लिया। अब तुम उसमें कोई भी एडजस्टमेंट सॉल्व करो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब पर्टिकुलर ईयर स्पेसिफाई नहीं है, जब पर्टिकुलर ईयर स्पेसिफाई नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम एवरेज लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं है, आप सब में भी सॉल्व करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो एवरेज ही निकलेगा। 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 सब में अगर माइनस करते हो तो डिवाइड बाय 4 ही होने वाला है, तो भी 4,000 ही माइनस होगा। समझा मैंने क्या बोला? अगर आप 4 साल 4,000 माइनस करो या प्लस करो और उसको डिवाइड बाय 4 करो तो भी 4,000 ही आने वाला है, एवरेज भी।
तो जब कोई ईयर नहीं बोला रहता है तो हम एवरेज निकाल के सॉल्व करेंगे एडजस्ट, और ईयर बोला है तो एक एक करके ईयर में सॉल्व करेंगे। पॉइंट समझ में आया क्या? तो अभी इसके बारे में कोई ईयर नहीं दिया है तो आप हम स्किप कर रहे, अगर हुआ तो बाद में एवरेज निकालेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। ऑल इन्वेस्टमेंट इनकम एट द रेट 10%, जितने भी इन्वेस्टमेंट है सब पे इनकम कितना परसेंट है? ठीक है, अच्छी बात है। हाउएवर ओनली 10% इन्वेस्टमेंट आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये कहना चाह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है, आप गुडविल के सब में इन्वेस्टमेंट तो लिखते नहीं हो तो उसका प्रॉफिट भी नहीं लिखना चाहिए, लेकिन उसने बोला जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें सिर्फ 10% ही ट्रेड है, तो 90% क्या है? और जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है वो हम लिखते हैं क्या गुडविल में? तो क्या उसका प्रॉफिट लिख सकते हैं क्या अपन? नहीं। तो अपने को ये फाइंड करना पड़ेगा कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में कितना कमाया हमने। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है? हमने 3,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसमें से 90% नॉन ट्रेड है और 10% ट्रेड है, बराबर है? तो इसका 90% 2,88,000 आ जाएगा। इस पे कितना कमा रहे हो आप? 10%, मतलब 28,000। ये आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो क्या ये इंटरेस्ट इसमें दिखा सकते हो आप? ऑल इन्वेस्टमेंट इनकम इज 10%, उसमें से 10% ट्रेड है, 10% ट्रेड है तो 90% नॉन ट्रेड है, लेकिन ये पूरा आपने को कितना परसेंट इंटरेस्ट देने वाला है? तो इधर भी 10%, इधर भी 10% ही आने वाला है ना, तो ये तो लिखना नहीं है, बट ये निकाल देना है। तो ये निकालने के लिए अपने को माइनस करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में से। तो देखो हमने माइनस किया, डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा, इंटरेस्ट 28, 28, 28, 20। सर इधर भी ईयर नहीं दिया है सर। अरे वो सब छोड़ो, ये नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप ये देखो खाली, वो डेप्रिसिएशन में मेरे को पढ़ाने का बाकी है बेटा, वो एडजस्टमेंट नीचे है, ये समझा सर? लेकिन इधर भी ईयर नहीं दिया है। आप एवरेज निकाल के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी क्योंकि ये पहले से कैरी फॉरवर्ड होते आ रहा है मेरे पास इन्वेस्टमेंट, तो मेरा अजम्पशन ये पहले से मेरे पास है, तो हर साल के प्रॉफिट में मैंने दिखाया रहेगा, इसलिए मैंने इधर माइनस करके दिखाया। अगर आपको ऐसा नहीं करने का, ईयर स्पेसिफाई नहीं है, तो आप क्या करोगे? एवरेज निकाल के एक ही बार में 28,800 माइनस करो, तो भी आंसर सेम। मैं वो भी करके दिखाता हूँ तुमको, मैं वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, आंसर विल बी एग्जैक्ट सेम। समझा मैंने क्या बोला? आगे, ऑन वेरिफिकेशन इट वॉज नोटिस दैट 40,000 रुपए पेड ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर परचेज ऑफ प्लांट वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स ऑन दैट डेट। हमने जब ऐसा वेरिफिकेशन किया तब पता चला कि 40,000 रुपए पेड ऑन 1 अप्रैल फॉर परचेजिंग प्लांट, मतलब हमने 40,000 का प्लांट परचेज किया था। जो प्लांट परचेज किया वो तो मेरा असेट है, लेकिन उस प्लांट को परचेज ऑफ प्लांट नहीं दिखा के रिपेयरिंग ऑफ प्लांट दिखा दिया था हमने, मतलब उसको रिपेयर्स में डाल दिया था। तो गलती किया था अपन ने, हाँ या नहीं? रिपेयरिंग मेरा एक्सपेंसेस दिखाया था, जबकि मेरा एक्सपेंसेस तो था नहीं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? वापस ऐड करना पड़ेगा। कौन सी ईयर में? 1 अप्रैल 2012 यहाँ पे। तो हमने ऐड किया परचेज ऑफ प्लांट, कितना? 40,000। ये समझा? हाँ नहीं? यहाँ ठीक है, आपने प्लांट परचेज किया तो इस साल के प्रॉफिट में आपने ऐड कर दिया, क्योंकि उस साल गलती से आपने एक्सपेंसेस दिखाया था, तो एक्सपेंसेस तो था नहीं, तो हमने वापस से इसको ऐड कर दिया। अब क्योंकि प्लांट परचेज किया है तो प्लांट पे आने वाला है डेप्रिसिएशन। तो क्लियर है? आगे बोला है उसने, आगे क्लियर बोला है, ऑन दैट डेट डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन द कॉस्ट इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। अब 2012 में तुमने खरीदा, उसको रिपेयर दिखाया था, तो तुमने डेप्रिसिएशन दिया रहेगा क्या? तो अपने को डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। जब मैं इसके बाद डेप्रिसिएशन दूंगा तो 40,000 पे 10% डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, माइनस करना पड़ेगा। 4,000, 4,000, 4,000। समझा? ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसलिए हमने माइनस किया है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगे चल के।
अभी तक क्लियर? डन है इतना सम? पक्का? नहीं समझा? नहीं क्या? हाँ ठीक है, मैडम को ठंडी लग रहा है। क्लियर है इतना सबको? रिया, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हमने स्किप किया, ये हो गया। आगे देखता हूँ। गुडविल टू बी वैल्यूड, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया। मतलब देखो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आ गया, ठीक है। बैड डेब्ट्स कौन से ईयर में लिखा है? बट हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। तो मैं दो चीज का एवरेज लेके दिखाने वाला हूँ, एक इसका और एक इसका, ठीक है। कैसे बता रहा हूँ। अब तुम्हारे पास कैलकुलेटर सबके पास है। 3,20,000, इधर 3,20,000 ही आएगा। मैं ये माइनस नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको एवरेज लेके बता रहा हूँ, फिर ये भी लेके सॉल्व करके बता रहा हूँ। 3,20,000, 3,60,000 में 40,000 ऐड करो, 4,000 माइनस करो, ये छोड़ दो। 4 लाख में से 3,96,000 समझा? 4,20,000 में से 4,000 जाएगा, 4,16,000। 4 लाख में से 4,000 जाएगा, इतना समझा? हाँ 20 भी जाएगा इसमें, 20,000 भी माइनस कर लो। 3,76,000। ये समझा मैंने क्या किया? मैंने इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं किया है, बाद में इन्वेस्टमेंट माइनस करके भी एफएम भी बताऊंगा तुमको। अब सबको प्लस करो, डिवाइड बाय 4 कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो। 3,77,000 एवरेज आया। इसमें मैं माइनस कर रहा हूं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो यही रहेगा 28,800। इसमें माइनस कर रहा हूं बैड डेब्ट्स, कितना? 4,000। अरे बराबर 3 लाख। एग्री? समझा या बाउंसर गया? समझा ना? तो मेरा FMP 3,44,200 है। सबको क्लियर? अब नॉर्मल जो ऐसा दिया था वैसे सॉल्व करते हैं, देखते इधर और उसमें कुछ फर्क आता है क्या अपने को। प्रॉफिट 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 बराबर टोटल करेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? 3,47,200। अपने को कितना आया है? कितने का फर्क आ रहा है? कितने का फर्क आ रहा है? क्यों? क्यों बता रहा हूँ, मेरे को मालूम है क्यों। तुम लोग को समझ में आया क्यों? नहीं 4,000 जो था ना, 4,000 बैड डेब्ट्स का डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 1,000। आपने ये साल, ये साल और ये साल कितने साल स्किप किया? तो कितने का डिफरेंस मिला? हमने कितना माइनस किया है? अगर यही जगह पे मैं सब में 4-4 हज़ार माइनस करूं तो एवरेज 4,000 आ जाएगा। 4,000 4,000 4,000 4,000 कितने 4,000 हो जाएंगे? 1 2 3 4। 4,000 इंटू 4 16,000 डिवाइड बाय 4 तो 4,000 आएगा। तो एवरेज प्रॉफिट और 3,000 अपना इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है। ये फर्क आया। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या मैंने इधर 4,000 माइनस किया? मैंने सिर्फ इधर ही 4,000 माइनस किया एक ही बार। 28,800 28,800 28,800 चारों साल माइनस किया ना, तो ये 28,800 एवरेज है ना। बट क्या 4,000 एवरेज है क्या? 4,000 सिंगल ईयर का है। ये जो 4,000 है ये ओनली फॉर 1 ईयर है। इसका मतलब पर ईयर 1,000 ही है। यहाँ पे 1,000 1,000 1,000 के हिसाब से देखो, सिर्फ 3,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने सिर्फ एक ही साल का एवरेज माइनस किया है, 3 साल का एवरेज माइनस नहीं किया है। ये 28,800 है बेटा, ये भी 28,000 है। आप कैलकुलेटर ले लो, 28,800 28,800 28,800 28,000 सब प्लस करो, डिवाइड बाय 4 करो, 28,800 ही आएगा। आया? लेकिन अब इधर ले 4,000 4,000 4,000 4,000 डिवाइड बाय 4 कितना आया? 4,000 ही आया। आया कि नहीं?
इसका मतलब ये 4 साल का एवरेज है, बट क्या ये 4 साल का एवरेज है क्या? ये तो सिर्फ 1 ही साल का है ना। तो आपने कितने साल का बैड डेट स्किप किया है? 3 साल का। तो अगर ये 4000 डिवाइड बाय 4 तो 1000 होता है, तो 3 साल का 1000 कितना डिफरेंस आया? 3000 आया ना। तो अपने प्रॉफिट में 3000 का डिफरेंस इसलिए है। सब में माइनस करने का ये लोग ने सिर्फ 2015, क्योंकि ईयर स्पेसिफाई भी नहीं किया ना यहाँ पे। जब ईयर स्पेसिफाई नहीं किया तो अपने को 4,000 सब में माइनस करना चाहिए। ये लोग ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे माइनस किया। लॉजिक एकदम क्लियर रखो, कंसेप्ट। तुम अभी यहाँ पे ना, ये क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन रॉन्ग है और कुछ भी नहीं। ये शायद इसी के साथ रहेगा। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000 इन द ईयर 2025 एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ कितना रहेगा? 4,000, ऐसा रहेगा वो। ये पॉइंटर आ गया यहाँ पे। एंड ₹4,000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर टू बी बैड डेब्ट। तो इस हिसाब से वो कौन से ईयर का है एडजस्टमेंट? देखो ना, मैंने स्टॉक में भी सिर्फ 20,000 ही लिखा है ना, एवरेज निकाला क्या इधर? तो आंसर तो राइट ही मिला ना मेरे को। तो मतलब ये 4000 स्पेसिफाई रहेगा कौन से ईयर का? 2015। अगर ऐसा रहेगा तो वो सिर्फ एक ही बार माइनस होएगा, तो ये वाला राइट आएगा ना। अगर 2015 है, स्पेसिफाई किया है, जो स्पेसिफाई रहेगा, देखो मैंने इसको माइनस नहीं किया था क्योंकि ये एवरेज था, बाकी जो स्पेसिफाई था मैंने उतना ही माइनस करके प्रॉफिट लिया है। तो ये 4000 भी स्पेसिफाई, 20,000 भी स्पेसिफाई है, तो इसका मतलब सिर्फ 28,800 को बाद में माइनस करूंगा मैं। 4000 क्यों माइनस करूंगा? मैं बोल रहा हूं जो एडजस्टमेंट स्पेसिफाई होता है ना, वो स्पेसिफाई इसी ईयर का है, तो अपने को एडलेस करना ही पड़ता है। 40,000 इसी ईयर का है, 4000 इसी ईयर का है। मैंने 28 किसी में भी माइनस किया था क्या? मैंने जो एवरेज निकाला था तब मैंने 28,800 किसी में माइनस किया, क्योंकि वो हर ईयर आने वाला है, तो उसका एवरेज माइनस किया मैंने। बट क्या ये 4000, ये 4000, ये 4000, ये सब साल आने वाला था क्या? वो पर्टिकुलर ईयर में आने वाला था, तो अपने को वो पर्टिकुलर ईयर में निकाल के माइनस करना, उसका एवरेज निकालना नहीं था। तो ये 4000 का मैं एवरेज निकाल सकता हूँ क्या? अगर 2015 का है तो निकालूंगा क्या मैं? इसका निकालूंगा क्या मैं? नहीं, क्योंकि वो उसी ईयर का है, उसका एवरेज निकलने वाला नहीं है। अभी समझा क्या बोलना चाह रहा हूँ? उस हिसाब से अपना FMP कितना आएगा? 3,47,200। अब वही जगह पे 4,000 सब जगह होता तो इधर FMP बाय डिफॉल्ट यही आ जाता। आप करके देखना, अगर इधर 4,000 सब में से इसमें से कम करो और बाद में FMP देखो तो आपको यही मिलेगा 3,44,200। इसमें से 4,000 कम करो, मैं करके दिखा देता हूँ, नहीं तो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर नहीं होएगा। इसमें 4,000 कम करो, 2,87,000। इसमें से 4,000 कम करो, 3,63,200। 4,000 कम करो, 3,83,200। इसमें 4,000 ऑलरेडी कम है, उसमें ये भी कम था ना, लेकिन नहीं, इसमें तो कम था ही, इसमें कोई इशू नहीं है। अब 1 2 3 4 प्लस कर लो, प्लस करो, डिवाइड बाय 4 कर लो, वही आएगा, मेरे को मालूम है ना। 3,44,200 आएगा। 4 4 साल का प्रॉफिट है ना, 3,44,200 आ गया। समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर कोई पर्टिकुलर ईयर स्पेसिफाई नहीं है तो उसका एवरेज निकलता है, और पर्टिकुलर ईयर स्पेसिफाई है तो उसी ईयर में सॉल्व होगा, उसका एवरेज निकलता नहीं है। इंटरेस्ट सब साल में लिखने वाला है, इसके लिए वो एवरेज आ गया। बट बैड डेब्ट्स, स्टॉक का ओवर वैल्यू, डेप्रिसिएशन, ये पर्टिकुलर ईयर में ही है, इसलिए उसको हम लोग सिर्फ उसी ईयर में सॉल्व करें, उसका एवरेज निकालते नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से मेरा FMP आ गया। FMP आया तो गुडविल आ जाएगा। गुडविल क्या बोला है? कितने ईयर का परचेज बोला था? गुडविल 2 ईयर परचेज ऑफ FMP, तो 2 into FMP गुडविल मिल गया। समझ में आया? अभी इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए असेट माइनस लायबिलिटीज, ऑल फिक्स असेट एक्सेप्ट गुडविल आर वर्थ 30% अबाव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए, सबसे पहला असेट है गुडविल, ये लिखूंगा कि ये वाला लिखूंगा? वेरी गुड, गुडविल एज पर वर्किंग 6,94,400। समझा? उसके बाद
प्रॉपर्टी कितना 4,80,000, कितना परसेंट बढ़ाना है, मतलब जो भी वैल्यू उसमें 30% ऐड कर दो, 6,20,000 प्लांट, रॉन्ग रॉन्ग, हाँ फिक्स एसेट ही ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। 4,40,000 तुमने कैलकुलेटर पे लिखा, मैंने मना नहीं किया, आपने 130% लिखा या 30% ऐड करके लिखा, तो आपको कुछ अमाउंट आया 5 लाख समथिंग समथिंग समथिंग, कितना 5,72,000, ये आया ना, गलत। हमने 40,000 का प्लांट परचेज किया था और उसको रिपेयरिंग में डाला था 2012 में, जबकि वो रिपेयरिंग नहीं था, वो प्लांट था, तो उसे हम लोगों ने 2012 से यूज किया है, बट वो प्लांट इसमें है क्या, क्योंकि वो तो रिपेयरिंग में था, मुझे बाद में 2012 में मालूम पड़ा। तो अब 4,40,000 प्लस आप 40,000 प्लस करोगे, लेकिन नहीं, 40,000 में आपने 3 साल उसको यूज किया, तो कितना माइनस किया आपने 12,000, 40 माइनस 12,000 28,000, तो 4,40,000 प्लस 28,000, 4,40,000 प्लस 28,000 का 130, यानी कि 30% वैल्यू, 30 ऐड कर दिया ना 100 में, डायरेक्टली 130, आप 30% ऐड करके करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, हाँ तो सेम आंसर आएगा, 6,08,000, समझा, मैंने इसलिए बोला था ये इंपॉर्टेंट है, समझा ट्विस्ट। अच्छा फैन नहीं गरम होता है फिर, क्लियर है मानसी, मानसी भी ऐसा बेटी फोकस करके, चलो मानसी इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। नेहा पॉइंट समझा या बाउंसर गया, समझा, ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट था सिर्फ इस सम में, ठीक है, चलिए तो बाय। उसके बाद क्या है, प्लांट के बाद इक्विपमेंट कितना है 2,40,000, बढ़ा दो इसका 30%, मतलब 130% निकालो, कितना आ रहा है देखो 3,12,000, फिर व्हीकल 3,20,000 है, 30% बढ़ा दो 4,16,000, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, ऑल योर फिक्स असेट, ऑल योर फिक्स असेट, फिक्स असेट को हमको 30% बढ़ाने का है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने बोला है, तो फिर 3,20,000 इन्वेस्टमेंट, शेयर्स के सम में इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, इधर ट्रेड नॉन ट्रेड करेंगे क्या, नहीं, जो अपन ने यहाँ पे किया था इंटरेस्ट, वो चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहे, क्योंकि अभी शेयर्स चालू हो गया, समझा ये। उसके बाद स्टॉक मेरा करंट असेट है, तो जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा, 2,20,000 सर 2 लाख लिख दिया, अगर आपको ध्यान में होगा उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट हुआ था 2015 में ही, क्या एडजस्टमेंट हुआ था, 20,000 वैल्यू ज़्यादा है, और वो भी 2015 में ही हुआ है, और ये 2015 का ही वैल्यू है ना, तो इसमें से 20,000 हमने कम किया, स्टॉक का वैल्यू कितना दिखाया 2 लाख, समझाइए। डेटर्स 3,60,000, जरा ध्यान से, डेटर्स 3 लाख कितना 4,000, वेरी गुड, 4,000 माइनस किया तो डेटर्स का वैल्यू 3,56,000, क्योंकि 2015 के प्रॉफिट में ही एडजस्टमेंट था, और ये 2015 का ही बैलेंस शीट है, समझा। नेक्स्ट बैंक जैसा है वैसे ही लिख दूंगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आएगा नहीं, टोटल ऑफ ऑल योर असेट 35,70,800। लाइबिलिटी साइड पे जाएंगे, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, प्रॉफिट नहीं आएगा, जनरल नहीं आएगा, कॉल्स इन अरियर नहीं, तो तीन ही चीज़ है यहाँ पे, बैंक लोन, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। टोटल करेंगे लाइबिलिटीज 35 लाख में 3570 में 980 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, समझाइए समझाइए। चलिए नशा फाइंड करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ज़रा ध्यान से देखना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपये वाला, और इस पर कॉज इन अरियर कितना है 4,000, तो 3,96,000 है। इक्विटी शेयर 8 लाख, कॉज इन अरियर कितना है
तो क्या इक्विटी शेयर फुल्ली पेड है, पार्टली पेड है? याद करो हमने एक सम किया था जिसमें कॉल किया नहीं तो अपन कॉल करते थे और कैपिटल एम्प्लॉयड बदल जाता था। कैपिटल एम्प्लॉयड एड कॉल्स इन अरियर, नोशनल कॉल करते थे। कितना अरियर है? 20,000, तो 20,000 ही कॉल करूंगा, इससे ज्यादा कॉल होगा क्या? अब मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड फुल्ली पेड 26,10,800। इसमें प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कॉल्स करने की जरूरत नहीं है, तो इसका वैल्यू तो 3,96,000 ही रहेगा। माइनस किया तो ये असेट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर को। और कितने इक्विटी शेयर होल्डर है तुम्हारे पास? 8,01,000 का वैल्यू 10 मतलब 80,000, क्योंकि शेयर्स फुल्ली पेड हो गए। तो नेट असेट 80,000 से डिवाइड होएगा, तो फुल्ली पेड शेयर्स का वैल्यू कितना? 27.685। क्वेश्चन में बोला था फाइंड फुल्ली पेड एंड पार्टली पेड, तो फुल्ली पेड का वैल्यू इतना है, पार्टली पेड में कितना पे नहीं किया उसने? सिर्फ 2 रुपया नहीं पे किया है, तो फुल्ली पेड वैल्यू ये और पार्टली पेड में से 2 रुपया कम कर दिया। ऐसा सम हमने शेयर्स वाले में किया है, फुल्ली पेड वैल्यू एंड पार्टली पेड फर्स्ट सम ही किया है। होप समझ में आया है, ठीक है? तो दिस इज गुडविल एंड शेयर्स का सम। अच्छा ऐसी बंद करते हैं, ठीक है? इतना सबको। चलिए तो आज क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।